सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। संतानों की दीर्घायु मंगल कामना के लिए माताओं ने जीवित पुत्र का रखा निर्जला व्रत। कुंड, तालाब व गंगा घाट किनारे विधि विधान से किया पूजन अर्चन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 97,252 छात्र छात्राओं को वितरित की गई उपाधि। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में दुर्लभ पांडुलिपियों का सूक्ष्मता से किया निरीक्षण। और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, छात्र संघ चुनाव एवं प्रदेश भर में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। संतान की दीर्घायु मंगल कामना के लिए माताओं ने जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। पुत्र के दीर्घायु मंगल कामना के लिए बुधवार को माताओं ने जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। इस दौरान गंगा घाटों सहित कुंड व तालाबों के किनारे व्रती महिलाओं ने इकट्ठा होकर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। शाम होते ही महिलाओं ने जीवित पुत्रिका पूजन के लिए एकत्र हो पूरे विधि विधान से पूजन किया। लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड पर व्रती महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं, महिलाओं व उनके परिजनों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लक्सा की ओर जाने वाले सभी मार्गों का यातायात प्रतिबंधित कर दिया था, जो दोपहर से प्रारंभ होकर शाम तक जारी रहा। यहाँ महिलाएं समूह में इकट्ठा होकर जीवित पुत्रिका की विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी के दरबार में पूजन अर्चन की। ग्रामीण क्षेत्रों, नगर के घाटों और कुंडों, तालाबों के अलावा मंदिरों पर महिलाओं की काफी भीड़ रही। वहीं 80 घाट पर जीवित पुत्रिका का व्रत करने आए महिलाओं को कीचड़ और गंदगी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। बारिश भी राह कसर को पूरा कर दिया, जिससे सभी घाटों पर कीचड़ फैल गया। वहीं महिलाओं ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण घाटों पर अभी भी सिल्ट जमा है। इस जाम सिल्ट के बीच से आ रही हैं और पूजन अर्चन कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पुत्र पर आने वाला संकट भी टल जाता है। व्रती महिलाओं ने बताया कि पुत्रों की दीर्घायु की मंगल कामना के लिए रखा जाने वाला यह व्रत काफी कठिन है। इसमें महिलाएं 24 घंटे तक निराजल व्रत रहती हैं। 24 घंटे के बाद व्रती महिलाएं इस व्रत का पारण करती हैं। पूजा में चना, फल आदि भेंट चढ़ाया जाता है। इस पूजन में महिलाएं इकट्ठा होकर 5 या 7 कथा पढ़ती। महिलाओं ने सोन नदी में स्नान तथा पूजा पाठ के बाद जिउतिया की कथा का श्रवण किया। महिलाओं ने प्रतीक के रूप में सोने या चांदी की जिउतिया गले में धारण किया। हमारा इस बार पहला ही व्रत है। पहला ही व्रत रख के आधे दिन में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने पूजा करी है और अपने बेटे के लिए मैंने ये व्रत रखा हुआ है। लड़कों के व्रत के लिए रखा जाता है। ये हम लोग 12 बजे रात से शुरू करते हैं, दूसरे दिन 9-10 बजे तक व्रत तोड़ते। जब तक नौमी ना लगे तब तक व्रत रहते हैं। जब नौमी लग जाती है तो व्रत तोड़ देते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह बुधवार को गांधी अध्ययन पीठ सभागार में संपन्न हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह बुधवार को गांधी अध्ययन पीठ सभागार में संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में 97,252 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई व 18 मेधावी स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसमें 2 स्वर्ण पदक खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने वालों को दिया गया। दीक्षांत समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनबाड़ी बच्चों, होप वेलफेयर ट्रस्ट के ग्रीन आर्मी के महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही महामहिम ने वाराणसी एवं सोनभद्र जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 200 किट्स प्रदान किया। इसमें 100 किट्स काशी विद्यापीठ एवं 100 किट्स जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दिया गया। वहीं वाराणसी जिले के 11 विद्यालय के प्रधानाचार्यों को 100 पुस्तकों का किट भी महामहिम राज्यपाल ने भेंट किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए विशेष किट बनवाया गया है। इस किट में टॉवल, कंघी, आईना, नेल कटर, सुई, धागा एवं बटन है। उन्होंने कहा कि टॉवल बच्चों की स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है। कंघी से बच्चे अपना बाल बना सकते हैं। बच्चों के नाखून बढ़ जाते हैं, जिससे कीटाणु आदि फैलते हैं, इसलिए उनका नाखून काटने के लिए नेल कटर रखा गया है। वहीं बच्चों के अक्सर बटन टूट जाते हैं, इसलिए किट में सुई, धागा में बटन भी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के जिम्मेदार लोगों को ऐसा ही किट बनवा के आंगनबाड़ी केंद्रों को देना चाहिए। इस अवसर पर महामहिम ने काशी विद्यापीठ द्वारा दीक्षोत्सव के अंतर्गत वाराणसी जिले के 5 गांवों के प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में आयोजित चित्रकला, कहानी, कथन एवं भाषण प्रतियोगिता के 36 विजेताओं को महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया। वहीं विद्यालयों के प्रधानाध्यापिका को भी महामहिम द्वारा सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को महामहिम राज्यपाल द्वारा खिलौना, स्कूल बैग आदि भी दिया गया। जब प्राइमरी में हम जाते हैं, मैं जाती हूँ, वो देखती हूँ तो ज्यादातर लड़कियां जो सरकार की स्कूलें, शासकीय स्कूलें, इसमें पढ़ती हैं और लड़के बहुत ही कम इसमें होता है। और वे बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फी भरकर वहाँ उसको भेजा जाता है।
इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ये तो परिवार का इच्छा है बच्चों को कहाँ पढ़ना है। अब देख ही लीजिए प्राइमरी में शासकीय स्कूल में स्कूली में पढ़ने वाली हमारी ये बच्ची है, ये जब 8वीं कक्षा तक पहुंचती है और इसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है और कॉलेज में एडमिशन लेती है, तब जो परिणाम हम देखते हैं तो एक परिणाम में जो शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली हमारी छात्राएं ये इधर गोल्ड मेडल में सर्वश्रेष्ठ है। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां आज तेज गति से आगे बढ़ रही है, तेज गति। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के बच्चे छात्र नहीं जा रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं है। और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटियों को मैंने कहा है कि आप लोगों को कुछ संशोधन करना चाहिए। ऐसे 100 परिवार 200 परिवारों तक पहुँच कर ये किस तरह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों पिछड़ जाते हैं, लड़कियां क्यों आगे आ रही है, क्या डिफरेंट है इसमें, ये जो हम करेंगे और इसमें से कुछ कंक्लूजन आएगा कि लड़के बहुत ध्यान नहीं देते हैं या तो उनको उनके पेरेंट्स का जो वेबसाइट इसमें जाना है, सिर्फ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसी वजह से पढ़ते हैं, कुछ तो जरूर आएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और आज लग रहा है कि मेहनत पे कुछ मिला है। मुझे गोल्ड मेडल पाके बहुत खुशी हुई है। इसके लिए किसको आप देना चाहेंगे श्रेय की पढ़ाई लिखाई? मैं इसको सबसे पहले अपने परिवार वालों को श्रेय दूंगी, उसके बाद कॉलेज वालों को भी इसका श्रेय देना पसंद करूंगी। मैं कितने घंटे पर मेहनत करना पड़ रहा है? वैसे तो मैं इसके लिए नॉर्मली पढ़ती थी, एग्ज़ाम से पहले मैं 10 दिन पहले मेहनत जम के करती थी, बाकी नॉर्मली ऐसे पढ़ती ही थी। अपने और साथियों को क्या कहना है, आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे पहले तो मैं MCA करूंगी, उसके बाद सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करूंगी, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना पसंद करूंगी। मुझे गोल्ड मेडल मिला है बीकॉम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। कितनी खुशी हो रही है और किसको ये श्रेय देना चाहिए? जो भी चीज़ मैंने आज अचीव की है जस्ट बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ माय कॉलेज सनबीम वुमेंस कॉलेज वरुणा। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द ग्रुप ऑफ सनबीम वुमेंस कॉलेज वरुणा। आगे क्या सपना है? आगे मेरा RBI ग्रेड B क्लियर करने का सपना है। आगे हम म्यूज़िक से ही प्रोफेसर बनना चाहते हैं, म्यूज़िक से ही PhD करना चाहते हैं। बनारस में किस तरह का म्यूजिक को लेकर के रुझान है? जी बहुत अच्छा म्यूज़िक में रुझान है और काशी विद्यापीठ में भी जो हमारे गुरुजनों और माता पिता का जो आशीर्वाद यहाँ से भी मिलता है, जो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कैरियर टीचिंग में बनाना? जी अपना कैरियर हम म्यूज़िक संगीत में ही बनाना चाहते हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी अपने गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से ही। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने दोस्तों का जिन्होंने मेरा इस सफ़र में साथ दिया, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आगे क्या सोच रखा है, क्या बनना है? आगे मैंने सोचा है कि मुझे सिविल जज की तैयारी करनी है और राष्ट्र को जो है वो एक अच्छे जज को देना है। हमें MA गांधीयन में टॉप करने के लिए गोल्ड मेडल मिला है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके मुझे इस बनारस शहर में रहने के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराईं और मेरे गुरुजनों को जाता है जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त होता है। आगे क्या करना है? आगे हमें राष्ट्र निर्माण की इस भूमिका में अपना अहम योगदान देना है और गांधी जी के सपने, जो मैंने गांधी जी को पढ़ा है, उनके सपने को भारत बनाना है मुझे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों का अवलोकन किया। दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण संतोषजनक है, इसकी गति में और वृद्धि की जाए, इसके अंदर निहित भारत के ज्ञान के संरक्षण के साथ साथ प्रकाशन हो, समाज के लिए प्रसारित हो। यह विचार उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा पांडुलिपि संरक्षण के द्वारा संरक्षण के कार्यों का अवलोकन करने के बाद व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने बताया कि महामहिम कुलाधिपति महोदया ने विश्वविद्यालय में सन 1896 में स्थापित सरस्वती भवन पुस्तकालय, जिसमें संग्रहित 96,000 दुर्लभ पांडुलिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनमें से 7 प्रमुख पांडुलिपियों को क्रमशः श्री मद्भागवतम, रास पंचाध्यायी सचित्र, भागवत गीता, दुर्गा सप्तशती, यंत्र राज कल्प,
सिंहासन बत्तीसी और कृषि पद्धति पांडुलिपियों का बारीकी से निरीक्षण कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया। कुलाधिपति महोदया का स्वागत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, कुल सचिव राकेश कुमार एवं प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, पुस्तकालयध्यक्ष प्रोफेसर राजनाथ, विनयाधिकारी प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्रम देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक डॉक्टर अनिर्वाण दास ने पांडुलिपि से संबंधित स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पांडुलिपि मिशन के निदेशक प्रोफेसर अनिर्वाण दास, डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं पांडुलिपि संरक्षण कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। और उन्होंने सारा बारीकी से समझा, देखा और उस पर संतोष भी व्यक्त किया। बहुत अच्छे से हमारी ये टीम, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की जो टीम, ये पूरी समर्पण भावना के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ जिस तरह से संरक्षण के कार्य में लगी है, वह कार्य सराहनीय है। दीक्षांत समारोह के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अचानक लाइट कटने और राज्यपाल का माइक खराब होने से कुलपति अजब ऊहापोह की स्थिति में फंस गए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। दीक्षांत समारोह में 2 बार अचानक से लाइट कट गई। इसके साथ ही राज्यपाल का माइक भी खराब हो गया। इस दौरान कुलपति काफी उदास नजर आए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन सभागार में 46वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विशिष्ट अतिथि पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD R.K. त्यागी एवं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान बिजली जाने से सभागार में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। उस समय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंच पर उपस्थित थी। जैसे उन्होंने बुकलेट पढ़ना शुरू किया, लाइट फिर से कुछ सेकंड के लिए चली गई। जब उन्होंने दीक्षांत समारोह घोषणा के लिए माइक उठाया तो वह अभी काम नहीं कर रहा था। इसके बावजूद उन्होंने बिना माइक के समारोह के शुरुआत की घोषणा की। माइक न चलने पर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने स्टाफ के प्रति नाराजगी दिखाई। वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को फीस वृद्धि, हॉस्टल फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति के नाम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, जिसमें पीडीए परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ है, तब से छात्र छात्राओं के हक हकूक़ को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा खत्म किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, छात्र छात्राओं को पेपर लीक, आरक्षण घोटाला और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कर पीडीए परिवार से आने वाले अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और भाजपा सरकार को आरक्षण को सही तरीके से लागू कर नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था, परंतु भाजपा सरकार ने दोहरी नीति अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय से उस पर स्टे लगाने का काम किया है। यह पीडीए विरोधी का भाजपा का असली चेहरा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की निगाह में पीडीए परिवार से आने वाले सभी अपराधी दिखते हैं। इसका हर्ष ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमे और फर्जी इनकाउंटर पर बेगुनाह पीडीए परिवार के लोगों को मारने का काम किया गया। दूसरी तरफ भाजपा सरकार की निगाहों में पढ़ने वाले पीडीए परिवार के छात्र छात्राओं को गुनहगार दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हालत यह है कि बेगुनाह छात्र छात्राओं को भाजपा सरकार फर्जी मुकदमों में फंसाकर उन्हें जेल भेज रही है। भाजपा सरकार को पीडीए परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं के हाथ में कलम की जगह हथकड़ी देखना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से कई बेगुनाह आज जेल में बंद हैं। उनके सपने और भविष्य को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है, जिसकी समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश घोर निंदा करती है। यह सभी बातों को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष आयुष यादव ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के राज्यपाल को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिस तरीके से इस सरकार में छात्र संघ के चुनाव को बंद करने का काम किया है, आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया है और अपनी मांग रखी है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो समाजवादी छात्र सभा के नौजवान एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें हमारी मांग यह भी है, प्रमुख मांगों में एक मांग यह भी है कि छात्र संघ के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहाल होने चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी,
my lab, my computer lab, This is our playground. this is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर वाराणसी बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में 8वें दिन राज्याभिषेक और कोप भवन प्रसंग की लीला हुई। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की श्री रामलीला के 8वें दिन अयोध्या में राज्याभिषेक और कोप भवन प्रसंग की लीला हुई। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। राम के राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई। आनंद फानंद में मां सरस्वती के पास पहुंचे और निवेदन किया कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राम राजपाट छोड़कर वन चले जाएं। जिस कार्य के लिए धरती पर उतार लिया वह पूरा हो सके। देवताओं की बात सुनकर माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि फेर दी। मंत्रा ने कैकेयी को ऐसा गुमराह किया कि वो कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन में राजा दशरथ उन्हें मनाने जाते हैं। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। यह सुनकर राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। वह कहते हैं कि कुछ भी कर लो, तुम्हारी माया नहीं चलने दूंगी। राजा दशरथ कहते हैं कि सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी न बनो। वे छाती पीट पीट कर जमीन पर तड़पने लगे और अचेत हो गए। सेवक के कहने पर सुमंत कोप भवन पहुंचे तो वह राजा दशरथ की दशा देखकर परेशान हो गए। कैकेयी ने उनसे राम को बुलाने को कहा। जब राम कोप भवन पहुंचे तो कैकेयी ने उन्हें वरदान के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर श्री राम सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। दशरथ उन्हें गले लगाकर कुछ बोल नहीं पाए। सभी विधाता को कोसने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। सखियों ने भी कोसा लेकिन कैकेयी पर असर नहीं हुआ। सुमंत ने कौशल्या को वरदान के बारे में बताया तो उन्होंने पिता की आज्ञा से राम को वन जाने की अनुमति दे दी। उसी समय सीता आकर उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम करती हैं तो मां कौशल्या अचल सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। भगवान की आरती के साथ लीला को विश्राम दिया जाता है। आश्विन नाट्य महोत्सव में मंगलवार को नृत्य नाटिका पारिजात पुष्प का मंचन हुआ। भरतनाट्यम के नृत्य भंगिमाओं में समुद्र मंथन से निकले पारिजात पुष्प के लिए सत्यभामा की जिद और रुक्मिणी का समर्पण मुखर हुआ। अवसर था आश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी संध्या मंगलवार नृत्य नाटिका पारिजात पुष्प के मंचन का। नागी नाटक मंडली में गौरी कला मंडपम के बैनर तले मंचित नाटिका में पारिजात पुष्प की पौराणिक कथा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नृत्य की भंगिमाओं के साथ संवादों का भी संतुलित सहारा लिया गया। निर्देशक डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने रुक्मिणी के किरदार में दर्शकों पर विशेष छाप छोड़ी। नाटक की शुरुआत में सूत्रधार ने बताया कि कैसे महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्गलोक की संपन्नता खत्म हो गई, कैसे श्रीहरि की सलाह पर असुरों की मदद से समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्नों में एक पारिजात का पेड़ प्राप्त होने के बाद इंद्र ने समूचे स्वर्ग की सज्जा में उसका उपयोग किया। समूचे कथानक को भरतनाट्यम की सटीक मुद्राओं और भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रकाश संयोजन ट्विंकल चौरसिया और ध्वनि संयोजन निहारिका श्रीवास्तव ने किया। उसका गया सोना। देवियों संभालिए, संभालिए अपने नाथों के नाथ द्वारिका नाथ को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाक कान गला विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर कॉन्फ्रेंस के आयोजन के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। बीएचयू के नाक कान गला विभाग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत पूर्वांचल तथा देश के अन्य भागों सहित पड़ोसी देश नेपाल के मरीजों को लगातार बेहतर सेवाएं दे रहा है। इसके साथ साथ जूनियर डॉक्टरों को सर्वोत्तम ट्रेनिंग भी दे रहा है। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर आयोजन कमेटी के लोगों ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर एस.एन. संखवार, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता और बनास हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति सुधीर कुमार जैन के सहयोग से प्रदेश स्तर की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं देश के करीब 20 राज्यों से 12 प्रमुख विशेषज्ञ तथा करीब 40 अन्य विशेषज्ञ और 300 प्रतिभागी चिकित्सक हिस्सा लेने के लिए पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा करीब 96 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश तथा 20 अन्य राज्यों से मेडिकल कॉलेज से चिकित्सक रहेंगे। यह कॉन्फ्रेंस वाराणसी में 3 दिन तक चलेगी, जिसमें प्लूरा से डूरा तक सभी रोगों के विषय में विशेषज्ञ द्वारा ऑपरेशन एवं चर्चा होगी। इसके साथ 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाएंगे।
इसमें मुख्य विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर टी.एन. जानकीराम तमिलनाडु से, डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा गुजरात से, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर जी.वी.एस. राय आंध्र प्रदेश से, डॉक्टर विनोद फेलिक्स केरला से, डॉक्टर ब्रजेंद्र बसेर मध्य प्रदेश से, डॉक्टर कपिल सिक्का दिल्ली से, डॉक्टर विकास अग्रवाल महाराष्ट्र से, डॉक्टर शिरीष बी घनी महाराष्ट्र से, डॉक्टर अमित त्यागी एम्स ऋषिकेश से, डॉक्टर ओमवीर सिंह उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश से और अन्य एक्सपर्ट डॉक्टर शामिल होंगे। ऑपरेशन तो लार की ग्रंथि के हों, थायराइड के हों, सांस की नली के हों, होते रहते हैं। इस बार कुछ नई विधि से हम लोग इसको करने जा रहे हैं। जैसे थायराइड के लिए सर करने वाले हैं, तो इस बार वो बेहोश करके नहीं करेंगे, लेकिन सुन्न करके करेंगे और वो सबको दुनिया में हम दिखाएंगे। जहाँ तक है सांस की नली सिकुड़ने का ऑपरेशन है, अन्य विधि से होता था, परंतु हम लोगों ने अभी नया कुछ सीखा और किया है, इसलिए डॉक्टर श्रीवास्तव जी आ रहे हैं लखनऊ से। वो एक नए तरीके से उसको बिना चीरे टाके के पढ़ाएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे उसका हम लोग सांस की नली को और ठीक कर सकते हैं। प्रख्यात गजलकार और आलोचक प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप के आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी गजल का परिप्रेक्ष्य का लोकार्पण हुआ। मंगलवार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एवं वाणी प्रकाशन के निदेशक अदिति महर्षि गोयल के नेतृत्व में प्रख्यात गजलकार और आलोचक प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी गजल का परिप्रेक्ष्य का लोकार्पण करते हुए इस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के परंपरानुसार महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात आकांक्षा मिश्रा, स्मिता पांडे, दिव्या शुक्ला ने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर द्वारा रचित कुलगीत मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्वविद्या की राजधानी की प्रस्तुति मधुर स्वर में की। स्वागत वक्तव्य देते हुए वाणी प्रकाशन के निदेशक अदिति महर्षि गोयल कहती हैं कि एक नई विधा, एक नई ख्याल की आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी गज़ल के नए परिप्रेक्ष्य पुस्तक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उन्होंने बताया कि 80 के दशक में वाणी प्रकाशन ग्रुप में गज़लों का आगाज़ हुआ था। जनसत्ता में छपने वाले गज़ल मेरे पिताजी की निगाह में रहते थे। हिंदी गज़ल के परिप्रेक्ष्य पुस्तक का कवर पृष्ठ राजस्थानी शैली में अनूप जी की गज़लें छंदात्मक लय से अनुष्ठित हैं। जब आप उनकी गज़लों से गुजरेंगे आपको प्रतीत होगा कि आप एक साथ कई व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं। गज़लकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने बताया कि गज़ल को पायलों की रुनझुन की दुनिया से निकालकर एक अलग दुनिया में ला खड़ा किया। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। उन्होंने गज़ल को नई छाया प्रदान की। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। पर्यावरणीय संकट गज़ल का विषय बना, अब हमें भी विष पिलाकर आजमाएगी नदी। इन्होंने हिंदी गज़ल की परंपरा को अमीर खुसरो, भारतेंदु से लेकर दुष्यंत कुमार और समकालीन गज़ल के इतिहास को भी स्पष्ट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंग्रेजी विभाग बीएचयू के प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे ने कहा कि गज़ल और उदासी का बड़ा गहरा रिश्ता है। विशिष्ट वक्तागणों में प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र शामिल थे। प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी कहते हैं कि गालिब ने उर्दू कविता के अंतरिक्ष को विशाल बनाया। साहित्य संवेदनाओं के विकास का इतिवृत्त होता है। विदाई को लिखने वाले पहले साहित्यकार हैं अमीर खुसरो। इन संवेदनाओं का इतिवृत्त हमें हिंदी गज़लों में मिलता है। इन्होंने उर्दू साहित्य के 3 केंद्रों के विषय में भी बताया। इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने बताया कि परिप्रेक्ष्य शब्द का तात्पर्य नए विचारों से किसी कृति को उसकी संपूर्णता में कैसे देखा जाता है, यह भाव प्रकट होता है। धन्यवाद ज्ञापन हिंदी के सहायक आचार्य डॉक्टर राजकुमार मीणा ने किया। उन्होंने कहा कि हर आलोचक की अपनी आलोचनात्मक दृष्टि होती है। वह उस दृष्टि को केंद्र में रखकर कृति का मूल्यांकन करता है, साहित्य का प्रतिमान गढ़ता है। इस पुस्तक ने कई गुमनाम गज़लकारों के नामों को उजागर किया है। पुस्तक विमोचन में प्रोफेसर बलिराज पांडे, प्रोफेसर बाला लखेंद्र, प्रोफेसर कमलेश वर्मा, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल, प्रोफेसर जयप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी, डॉक्टर उर्वशी गहलोत, डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर नीलम कुमारी, डॉक्टर मानसी रस्तोगी सहित शोधार्थी एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति बनी हुई थी। हिंदी गज़ल का परिप्रेक्ष्य नाम की जो किताब है, इसमें बताया गया है कि हिंदी गज़ल की दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें कौन कौन से विषय आ रहे हैं, किस तरह से इसमें किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वृद्ध आ रहे हैं, स्त्रियां आ रही हैं और पर्यावरण की चिंता आ रही है। इसमें जो सामान्य जन है उसके जीवन का संघर्ष आ रहा है गज़लों में। तो इस जो बदलती हुई गज़ल की दुनिया है उसका मूल्यांकन है इस पुस्तक में और इसमें 35 गज़लकारों का मूल्यांकन किया गया है। 35 गज़लकारों पर इसमें स्वतंत्र लेख हैं, एक एक लेख है सब।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।